हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट इंग्लिश है इसको पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने और भी सब्जेक्ट्स कंटिन्यू कर दिए हैं और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को देखिए इंग्लिश और इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश है क्या और कैसे सीखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो एक विदेशी भाषा यानी कि फॉरेन लैंग्वेज है और इस वजह से सभी बच्चों को, देखिए सभी बच्चों को और सभी राज्यों में आसानी से मतलब समझ में नहीं आती है। इसलिए इसको पढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग तरह की विधि मेथड यानी कि देखिए मेथड अपनाए जाते हैं। और जो सबसे पुरानी विधि है वो कौन सी विधि है, तो वो आपकी हो जाती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसी के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये आपकी सबसे पुरानी विधि है। और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ओल्ड मेथड कौन सा है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर जैसे क्वेश्चन आ गया तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। और टीचिंग यूनिट क्या है ये आता है, तो इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ की अच्छाई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी भी ज़रूर होती है। तो हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके अदर नेम क्या है। देखिए इसके अदर नेम क्या हैं, तो इसके जो अदर नेम हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं ओल्डेस्ट मेथड, उसके बाद क्लासिकल मेथड हो जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड हो जाते हैं और पॉपुलर मेथड, और उसके बाद देखिए मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन द्वारा ही इंग्लिश सिखाई जाती है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इसी तरह से तो हम लोगों ने पढ़ाई की है, क्योंकि विधि बताई जाती है, नियम बताए जाते हैं और इसी तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम लोगों को सिखाया गया है ना। क्योंकि ये विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा सीखने के लिए तो उसकी ग्रामर तो जानना ज़रूरी है, और कोई भी भाषा सीखने के लिए ग्रामर तो जानना ही ज़रूरी है। उसके बाद देखिए आप लोगों के लिए ये जो इम्पॉर्टेंट है यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो आप लोगों के लिए यानी कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसके जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके अदर नेम जो है वो ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, पॉपुलर मेथड और मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, ये हो जाते हैं। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि देखिए ये पहली क्लास है, प्लस आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आनी ही चाहिए। क्योंकि जब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, ये चीज़ें भूल ही नहीं जाती है। जैसे अब एग्ज़ाम में आ जाए कि सबसे ओल्ड मेथड कौन सा है, तो आप फटाक से, अगर टिक वाला है तो आप टिक कर देंगे, अगर लिखने वाला है तो आप लिख देंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, है ना। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं टीचिंग यूनिट। तो टीचिंग यूनिट में वर्ड, टीचिंग यूनिट क्या होता है, तो वर्ड टीचिंग में देखिए टीचिंग वर्ड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थॉट वर्ड बाय वर्ड, यानी कि देखिए इसीलिए इसकी टीचिंग यूनिट वर्ड है, यानी टीचिंग यूनिट वर्ड है कि टीचर अगर एक पूरा सेंटेंस पढ़ाते हैं तो उस सेंटेंस में जितने वर्ड होते हैं उसको अच्छे से समझाते हैं। जैसे दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो टीचर क्या समझाती कि दिस मिस क्या होता है, इज मिस क्या होता है, ए मिस क्या होता है, ब्यूटीफुल मिस क्या होता है और गर्ल मिस क्या होता है। क्योंकि इसी तरह से तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्योंकि पहले बता दिया जाता था, उसके बाद
ये समझाया जाता था कि ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, खूबसूरत होता है, गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की होता है, ए फॉर क्या होता है, एक होता है, इस फॉर क्या होता है, तो है होता है। तो इस तरह से ये विधि समझाई जाती है ना। उसके बाद देखते हैं, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। फिर देखिए, इस तरह टीचिंग एक एक वर्ड का मीनिंग बताते चलते हैं, यानी कि जो टीचर होते हैं वो जो इस तरह की टीचिंग होती है उसका एक एक वर्ड बताते चलते हैं। जैसे अभी हमने आपसे बताया कि ब्यूटीफुल का मतलब बताएंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, गर्ल का मतलब क्या हुआ, तो यही चीज़, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, टीचर पढ़ाएंगे कि बच्चे आसानी से समझ सकें। और टीचर का मेन मोटिव क्या होता है, यही होता है ना कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बच्चों को समझा रहे हैं, वो चीज़ें बच्चों की समझ में कितनी आ रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। फिर देखिए, टारगेट लैंग्वेज लर्न बाय मदर टंग, तो यानी कि अपनी मातृभाषा की सहायता से क्या कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। देखिए, अपनी मातृभाषा से इसको सीख रहे हैं। जिस भाषा को आप सीख रहे हो उसको आप टारगेट लैंग्वेज कहेंगे। टारगेट लैंग्वेज किसको कहेंगे, कि जिस भाषा को आप सीख रहे हैं, और उसको टारगेट लैंग्वेज कहा जाता है। और कोई भी भाषा सीखने के लिए अगर उसको मदर टंग में सिखाया जाए तो आसानी होती है। जैसे इंग्लिश हम लोग कैसे सीखते हैं कि जो वर्ड होते हैं तो वो तो इंग्लिश में समझाए जाते हैं, लेकिन जो उसके बावजूद जो चीज़ें होती हैं वो टीचर क्या करता है, जो अपनी मदर टंग होती है उससे तो बच्चे क्या होते हैं, उसको आसानी से समझ पाते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, मेथड नॉन टू अननोन, यानी कि पहले जो चीज़ जानते हैं उसके बारे में बताया जाए और उसके बाद जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको जोड़ा जाए तो आसानी से चीज़ें सीखी जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं, मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। तो टीचर पढ़ाते हैं उस चैप्टर को, फिर उसके क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं। यही तो होता है ना कि पहले टीचर क्या करते हैं, पहले रीडिंग कराते हैं, फिर राइटिंग कराते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको लिखा देते हैं। एक बार पढ़ाते हैं तो रीडिंग हो गया, फिर लिखाते हैं। देखिए, जब पढ़ाते हैं तो रीडिंग ही हुआ ना, फिर लिखाते हैं तो राइटिंग हो गया। और सबसे ज़्यादा फोकस रीडिंग और राइटिंग पर होता है। यानी कि देखिए, जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं, देखिए मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो किस पे फोकस किया जाता है, वो रीडिंग और राइटिंग पे किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो रीडिंग और राइटिंग पर। देखिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश पढ़ते हो, साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी अलग से पढ़ाई जाती है ना। देखिए, पहले क्या होता है कि चैप्टर से पढ़ाए जाते हैं, उसके चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, और जो ग्रामर पढ़ाई जाती है तो वो अलग से पढ़ाई जाती है ना। इसलिए ऐसा किया जाता है, क्यों किया जाता है, कि आप रूल्स रेगुलेशन अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि देखिए, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट की आप ग्रामर पढ़ेंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उसके रूल्स रेगुलेशन आप लोगों को पता होंगे। आप किसी भी लैंग्वेज की रूल्स रेगुलेशन अच्छे से समझ पाएंगे तो आप भाषा को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। वही चीज़ आ गई कि अगर आप किसी भाषा की रूल्स रेगुलेशन अच्छे से जान जाएंगे तो आप उस भाषा को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसीलिए ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ग्रामर पर क्यों फोकस किया गया, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं। इस तरह आप जिस भाषा को जानते हैं, फिर आप जिस भाषा को नहीं जानते हैं वो भाषा भी सीख जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप रूल्स रेगुलेशन जानेंगे तो जिस भाषा को आप जानते हैं वो तो जानते ही हैं, उसमें तो आप महारत हासिल ही करेंगे। लेकिन जो भाषा आप नहीं जानते हैं तो उसमें भी आपको महारत हासिल हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, मेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसमें क्या है
की खूबियां हैं, इसको देखते हैं। देखिए कोई भी चीज़ है, कोई भी, तो उसमें क्या होता है, खूबियां होती ही होती हैं। खूबियां होती हैं तो पहले, सबसे पहले हम खूबियों को देख लेते हैं, और खूबियों के बाद देखिए उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं, तो उनको भी हम इसके साथ ही साथ देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी खूबियां देख लेते हैं। तो हिंदी इज द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इस फर्स्ट पॉइंट को सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब जब टीचर क्लास में बोलेगी, यानी बोलेगी तो हिंदी में बोलेगी, लेकिन जब किताब पढ़ाएगी तो वर्ड्स लिखे हैं वो इंग्लिश में बोलेंगे। ऐसे ही तो देखिए हम लोगों ने सीखा है कि जैसे कोई वर्ड आ गया तो ऐसे टीचर बोलती थी बच्चों पढ़ो, तो अब इसको तो हिंदी में बोल दिया, लेकिन क्या पढ़ना है कि रीता इज अ गर्ल, तो अब देखिए वो चीज़ जो पढ़ा रही है टीचर वो इंग्लिश में बोल रही हैं। फिर उसके बाद बच्चों को समझ में आया तो इस तरह से वो फिर से हिंदी में बोल रही हैं, है ना। तो इंग्लिश में बोलेंगी लेकिन समझाने में हिंदी का ही प्रयोग करेंगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं यूजफुल ऑफ द प्राइमरी स्टेज। तो ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ये प्राइमरी स्कूलों में यूजफुल होता है। क्यों होता है? देखिए बच्चे एक एक वर्ड की मीनिंग बतानी होती है, यानी बच्चों को एक एक वर्ड की मीनिंग बताई जाती है, तो बच्चे क्या करते हैं उसको आसानी से समझ जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है टाइम सेविंग अवर क्राउडेड क्लासेस, यानी कि देखिए ये समय की बचत करता है। कौन? तो आपका जो ट्रांसलेशन मेथड जो बता रहे हैं, जो हम लोग जिस पे डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो टाइम की बचत करता है कि एक साथ सभी बच्चों को पढ़ा देते हैं चाहे जितनी भी बड़ी क्लास हो। यही तो होता था कि टीचर आ गए, उन्होंने बताया कि ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया या इस तरीके से कि ये चीज़ ऐसे है, या जैसे इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ानी है तो पहले उसको हिंदी में बताया कि हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं, और क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज़ पढ़ते थे, जैसे कि फ्लावर मिस क्या होता है तो फूल होता है, लोटस मिस क्या होता है तो कमल होता है। अब देखिए लोटस तो इंग्लिश में बता दिया, इसका मतलब क्या होता है, कमल होता है ये भी तो हिंदी में बोले ना टीचर। तो इस तरह से बच्चों को, कितने भी बच्चे बैठे होते हैं, कितनी भी बड़ी क्लास हो, तो उसमें क्या होता है वो टीचर आसानी से बता देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम की बचत हो जाती है। उसके बाद देखिए एक्यूरी करेक्टेड नॉलेज ऑफ ग्रामर, तो इसमें देख लेते हैं एक्यूरिंग, यानी साथ साथ जो उनकी पढ़ाने की स्पीड होती है, और ग्रामर की देखिए नॉलेज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए टीचर, अगर उसको, टीचर को क्या होगा, अगर ग्रामर की अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चों को कैसे समझा पाएंगी। तो यानी कि जो भी टीचर हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, जो भी टीचर है, टीचर की यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उन्हें जब अच्छी ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी तो बच्चों को समझा नहीं पाएंगे। तो इसमें यही चीज़ है कि बहुत ही ज़रूरी, यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो टीचर के लिए भी बहुत ही मस्ट, यानी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इंग्लिश टीचर के लिए, ठीक है ना। किसी भी जो इंग्लिश टीचर है उसको नॉलेज होनी चाहिए। जब नॉलेज होगी तभी वो बच्चों को अच्छे से समझा पाएगी। और क्या एक इंग्लिश हो या कोई और भी सब्जेक्ट हो, जब टीचर को उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो क्या कोई भी भाषा टीचर समझा पाएगी? क्योंकि अपने में हर भाषा मैन होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भाषा इजी है और कोई टफ है, ऐसा नहीं है। सारी भाषाएं सरल भी हैं और सारी भाषाएं कठिन भी है, क्योंकि आपने अगर उसको समझ लिया तो आप लोगों के लिए सरल हो जाती है, लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो वो भाषा आपके लिए कठिन हो जाती है। उसके बाद चलते हैं डिमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया, अगर किसी चीज़ में अच्छाई होती है तो उसमें बुराई भी होती है। तो हम लोगों ने अच्छाई को जान लिया, ठीक है ना, कि इसमें समय की बचत होती है, और इसमें क्या होता है बहुत सारे बच्चों को एक साथ में शिक्षा दी जा सकती है, और भी चीज़ें जो इसकी खूबियाँ थी। लेकिन अब इसमें जो क्या है कि जो डिमेरिट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो अनवांटेड मेथड, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो क्या है कि देखिए समझ लेते हैं, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग
चारों पर जोर नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है, चारों पर जोर नहीं दिया जाता है। और किसी भी भाषा में सुबोपाली, जैसे ये चीज़ें देखिए इस पर डिस्कस कर चुके हैं, सुबोपाली, तो ये आप हिंदी में भी इंग्लिश में भी कोई भी भाषा हो उसमें आप लोगों के लिए होता है। क्योंकि देखिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये चारों बहुत ही ज़रूरी होती है, स्किल है ना, ये चारों स्किल है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये चारों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रीडिंग और राइटिंग किसकी बात हुई है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रीडिंग और राइटिंग पर ही ध्यान दिया गया है। तो इसलिए क्या है कि जब रीडिंग और राइटिंग पर ही जोर दिया गया है तो इसमें बोलने पर ध्यान नहीं दिया गया। क्या हुआ, जब लिखने पर ही बात हुई कि पढ़ लिया और लिख लिया, लेकिन बोलने पर नहीं ध्यान दिया गया। और जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं अगर उसमें बोलने के अवसर दिए जाएं तो वो भाषा हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और देखिए जो यहाँ जैसे ये आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश भाषा क्या है, फॉरेन लैंग्वेज है। तो जब फॉरेन लैंग्वेज है तो इसको जब हम सीखेंगे तो जब हम बोलेंगे, जैसे आपस में हम लोग बैठे हैं बोल रहे हैं, स्कूल में टीचर हमसे बोल रहे हैं, हम टीचर से बोल रहे हैं, इंग्लिश में जब बात करेंगे तभी हमें इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिख लिया और एक बार बुक की रीडिंग कर ली तो हम लोगों को इंग्लिश आ जाएगी। इसीलिए जो यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश, तो देखिए आती है, सभी को इंग्लिश आती है, जब भाई सीखा है, पढ़ाई की है तो आती है लैंग्वेज। लेकिन क्या होता है, क्योंकि पढ़ने जैसे पढ़ लिया और लिख लिया लेकिन बोलने पे नहीं ध्यान दिया गया कभी, है ना। ये हम लोगों के साथ, सभी के साथ ये चीज़ है कि बोलने पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हुआ, नियम आते हैं, तरीके आते हैं, पता है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन ये कहो जिस तरह से हम लोग हिंदी बोल सकते हैं इस तरह से क्या इंग्लिश बोली जा सकती है, नहीं, क्योंकि कभी बोलने पे ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ये इसमें कमी है, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए बोलने पे उस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। और समझ लेते हैं, अगर कोई भी भाषा सीखो अगर बोलोगे नहीं तो अच्छे से सीख नहीं सकते। इसीलिए इंग्लिश बोलने में झिझक रहती है ना। कितना भी कोई एक्सपर्ट हो लेकिन हल्की सी झिझक आप जरूर देखेंगे कि जिस फर्राटेदार, जैसे फर्राटे से हिंदी बोलते हैं लोग कॉन्फिडेंस में आके, उस तरह से इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी झिझक वो करते हैं, कोई कितना भी महारत हासिल किए हो। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये सभी के लिए होता है, क्योंकि जो हम लोगों को जो मिली है, जो नॉलेज मिली है जिस तरह से, उस तरह की नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, है ना। बोलने पर देखिए स्टार्टिंग से ध्यान ही नहीं दिया गया और इंग्लिश ठीक ढंग से स्पीड के साथ नहीं बोल पाते हैं, वही चीज़ आ गई है ना। उसके बाद देख लेते हैं एक्सैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। तो इसमें यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का बिल्कुल करेक्ट ट्रांसलेट टीचर कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि पूरे सेंटेंस का एक भाव निकलता है, ज़रूरी नहीं कि हर एक सेंटेंस में हर वर्ड का अर्थ निकाला जाए, यहाँ पर यही बताया गया। क्योंकि देखिए इंग्लिश बोलते हैं जो लोग, देखिए कभी कभी फॉरेन के लोग मिल जाते हैं देखो, तो वो ये नहीं ग्रामर, लेकिन वो बोलते हैं फर्राटेदार बोलते हैं, है ना। तो ये नहीं ज़रूरी होता है कि हर एक वर्ड की मीनिंग पता हो, कुछ में भाव छिपा होता है और भाव के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को समझ लिया जाता है। उसके बाद देखिए ग्रामर, बाय रूल्स नॉट बाय यूज, है ना। इसमें ग्रामर का रूल्स तो पढ़ लेते हैं, इसमें क्या करते हैं, ग्रामर्स का रूल्स तो पढ़ लेते हैं लेकिन उस रूल्स का जो आप यूज कर नहीं पाते। क्या करते हैं, देखिए क्या हुआ, ग्रामर पढ़ लिया कि यहाँ पे इज आएगा, यहाँ पे एम आएगा, यहाँ पे आर आएगा, इस तरह से क्या हुआ कि सारे नियम पता हो गए, कहाँ पे क्या सब्जेक्ट रखना है, कहाँ पे क्या रखना है, सारे नियम पता है। लेकिन लिखना और पढ़ना सिखाया गया, है ना, लिखना और पढ़ना सिखाया गया, लेकिन बोलना तो सिखाया ही नहीं गया। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि मतलब लिखना और पढ़ना सिखा दिया गया कि लो बेटा रीडिंग लगा लो और उसके बाद इसको नोटबुक पे नोट कर लो, क्वेश्चन आंसर लिख लो और हो गया, है ना। उसके बाद देखते हैं ओनली बुक इज इंग्लिश यूज्ड, यानी बच्चे जो किताब में लिखा होता है वही एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको लिख लेते हैं, इतनी ही प्रक्रिया रह जाती है ना। ये तो सभी के साथ हुआ है, तो ये चीज़ें तो अच्छे से समझ में आ रही होंगी आप लोगों के।
अगर किसी भाषा को, देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर किसी भाषा को सीखना हो तो उसे अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, है ना, कि जब आप उसको व्यवहार में लाएंगे, बोलना आप बोलेंगे, तभी भाषा अच्छे से सीखी जा सकती है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बोलने पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए क्या हुआ है, मैं फिर से ये बता रही हूँ कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसमें बोलने पर ध्यान नहीं दिया गया है। और आप किसी भाषा को सीखने के लिए अगर आप उस पर बोलने पर ध्यान देंगे तो आप उस भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो यही इसके डिमेरिट्स हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई डाउट है, उसको क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्टडी कंटिन्यू कर दें, क्योंकि देखिए टाइम तो है, इतना बहुत कम टाइम भी नहीं है, लेकिन जब चीज़ें आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी चीज़ें आप लोगों के समझ में आएंगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम के जैसे 15 डेज़ बचते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने तो पढ़ाई की थी लेकिन नंबर अच्छे नहीं आए। क्यों नहीं आए ना, हमारे नंबर, बहुत लोगों हमने सुना है मतलब बात करते हुए कि हमने पेपर अच्छा दिया लेकिन हमको नंबर अच्छे नहीं मिले। तो ये भी तो आप देखो कि जो बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं उनको मतलब कहते नहीं मेहनत का फल मिलता है। तो जब वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं और कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनको नंबर अच्छे मिलेंगे। या जिन्होंने 1 वीक जैसे कहते नहीं कि जब स्कीम आ जाएगी तब पढ़ाई कर लेंगे, तो फिर देखिए कुछ तो ये होता है, जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं उनके पेपर अच्छे होंगे, उनको अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। या जो 15 डेज़ या 10 डेज़ पहले जिन्होंने स्टार्ट किया है उनके, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। इसलिए क्लासेस आप लोग कंटिन्यू करें, थोड़ा पढ़ें लेकिन पढ़ें ज़रूर। भले एक क्लास आप लोग अटेंड करें लेकिन ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें बैक भी लग जाती है, एक एक नंबर से भी बैक लगती है ना। क्योंकि देखिए जो सब्जेक्ट है, कहते हैं नहीं इस पे हमारी बहुत अच्छी सी पकड़ है, बहुत मजबूत पकड़ है, लेकिन उसी में चूक जाते हैं। और ख़ास तौर से देखिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, क्योंकि देखिए आप फर्स्ट सेमेस्टर के भी क्लासेस कंटिन्यू होंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो क्या होता है, उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है, मतलब उसको हम कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, उसको हम ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। जो जितना हम पहले से पढ़ के आए हैं उसी में से हमारा सब आएगा और हम सब कर लेंगे। देखिए होता सब वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने उसको कितनी बारीकी से पढ़ा है। ऐसा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कॉपियाँ भरते हैं। तो ये नहीं है कि इसमें क्या होता है, डीएलएड में आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के जो हैं वो सभी लोग जानते हैं कि इसमें कॉपियाँ भरना मैन नहीं होता है, इसमें मैन चीज़ें लिखनी मैन होती हैं। क्योंकि आप जब वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। और इस गलतफहमी में आप लोग मत रहें कि जो आता है हम वही लिख देंगे और हम पास हो जाएंगे, क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ कि एक एक नंबर की बैक लग जाती है। तो इसलिए आप लोग क्लासेस कंटिन्यू करें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।